उसमें से कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा। तो मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं कि हर 5 क्वेश्चन जो है जो हम करवाने वाले हैं उसको आप लोग ध्यान रखिए, उसको अच्छे से देखिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आंसर करिए। चलिए ठीक है। और 2-2.5 मिनट के अंदर में सर 1700 बच्चा क्रॉस कर जाना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का, और इतने सारे लाइक्स के लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस इन लोकसभा। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि अगर सरकार के पास में लगता है कि उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो ऐसे नहीं कि उठे छूटे और अविश्वास प्रस्ताव ला दिए भाई कि यार आज मन नहीं लग रहा है यार, मोदी जी ने आज जो है ना यहाँ पर में भाषण नहीं दिया, मजा नहीं आया, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दो। ऐसे नहीं होता। ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स होती है, कुछ प्रक्रिया होती है, वो अपनाना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का अविश्वास प्रस्ताव वाला, ये आप लोगों का केवीएस टीजीटी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है 2018 के अंदर में। ठीक है, तो अब हो सकता है आप लोगों से जो है फ्रेंड्स पीआरटी के अंदर में पूछ ले, टीआरई के अंदर में पूछ ले, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर में कितने लोग चाहिए होंगे ये आप लोगों को बताना है। तो कम से कम, ठीक है, अगर आप लोगों ने लोकसभा में लेकर आना है तो कम से कम 50 मेंबर्स जो है फ्रेंड्स उनकी जो है सदस्य जो है उनका अप्रूवल चाहिए होता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या कोई आर्टिकल है हमारे संविधान में? नहीं, हमारे संविधान में कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई आर्टिकल नहीं है। तो सर फिर ये ऐसे कैसे हो रहा है बिना संविधान के रूल्स रेगुलेशन के कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 50 लोकसभा के सदस्य आते हैं, एक पेपर पर साइन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर को देते हैं कि प्रधानमंत्री को हटाना है करके। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसीजर है आप लोगों की, ये आती है आर्टिकल नंबर 75 से डिराइव होके। कैसे? आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है, एक नंबर तो यहां भी मिलेगा आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, जो मंत्रिमंडल रहता है, वो क्या करता है, वो लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होता है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब चाहे लोकसभा ये पूछ सकती है कि तुम्हारे पास में मेजोरिटी है क्या, तुम्हारे पास में इतनी जो है यहाँ पर में संख्या बल है कि तुम सरकार बना सके, अगर है तो प्रूव करो, नहीं है तो सरकार छोड़ दो। तो वही चीज होती है फ्रेंड्स की आर्टिकल नंबर 75 में तो ये नहीं बोला है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, लेकिन जब वो जिम्मेदार है तो उनसे सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 75 के अंदर में ये बोला गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग टाइप कर देंगे किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या पूरे संसद के प्रति। ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए आप सभी लोग। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग बताओगे कि भारत का पहला अखबार कौन सा है। ठीक है, हिक्कीज गैजेट या बंगाल गैजेट या बंगाल जनरल एडवर्टाइजर उसको कहा जाता था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने उसको स्टार्ट किया था 1780 में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है आप लोगों की, और देखिए कितनी सारी चीजें हैं, क्वेश्चन में ही बोला है हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर था। ठीक है, पहली बार 30 मई 1826 को स्टार्ट हुआ। एक नंबर तो यहां भी बन सकता है आप लोगों का कि भाई कब स्टार्ट हुआ था हिंदी भाषा का पहला अखबार भारत के अंदर में, 1826 के अंदर में इसका प्रकाशन किया गया। आपको बताना है उसका नाम क्या था, उसका नाम था उदंत मार्तंड। ठीक है, तो उदंत मार्तंड जो है फ्रेंड्स इसका नाम था। ये हिंदी भाषा का अखबार है, इसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। ठीक है, या फिर उगते हुए सूरज का अखबार, हिंदी भाषा का अखबार। सभी लोग लिखेंगे फ्रेंड्स उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी भाषा का पहला अखबार था। कितने लोगों के लिए नई जानकारी थी और उन लोगों को अब ये समझ में आ गया कि भाई अगर हिंदी भाषा का पूछा जाए तो आपको याद रखना उदंत मार्तंड कब चालू हुआ था, तो ये पूछा जाए तो आप लोगों को 1826 लगाना है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहा हूं इससे रिलेटेड, और इस पर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अखबार को शुरू किसने किया था, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसको शुरू किया था। फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, हर एक बच्चा लिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं, इसके पहले संपादक भी यही थे। ठीक है, तो तुम्हारे दादाजी पंडित जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स। लेकिन एक साल बाद ही इसको बंद कर देना पड़ा था आर्थिक तंगी के कारण। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब है। ठीक है, तो वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। ठीक है, तो देखिए हमारे भारत के अंदर में क्या ये था कि भाई हम लोग जो है जो मेहनती इंसान होता है उसको सपोर्ट नहीं करते। जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स आप लोग भी ये चीज याद रखिए कि लाइक एंड शेयर आप सभी लोगों ने करना है। ठीक है, मेहनत को सपोर्ट करना है आप लोगों ने, ताकि किसी भी तंगी के कारण जो है कोई भी अखबार यहाँ पर में बंद ना हो। तो यहाँ 2500 लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से यहाँ पर में सभी के सभी लोग जो है एक साथ लाइक का बटन दबा देंगे, क्योंकि ये हम लोग आज चाहते कि
7 मिनट 20 सेकंड में आप लोगों ने 2500 बच्चा पार कर दिया। 10 मिनट के अंदर में जो है फ्रेंड, 10 मिनट के अंदर में हमारा 2500 लाइक भी क्रॉस हो जाना चाहिए। तो क्या क्या सीखा हमने? हमने सीखा उदंत मार्तंड जो है फ्रेंड्स, ये पहला हिंदी भाषा का अखबार था। 1826 में स्टार्ट हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ला जो है इन्होंने स्टार्ट किया था और 1827 में तंगी के कारण इसको बंद कर देना पड़ा था। नाउ फ्रेंड्स, अब एक और इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अखबार डेली नहीं आता था, ये साप्ताहिक अखबार हुआ करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अखबार था आपका, साप्ताहिक अखबार था, ये कौन से दिन आता था आप लोगों का? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये साप्ताहिक अखबार था लेकिन आता कौन से वाले दिन था। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि ये मंगलवार के दिन आता था। ठीक है, मंगलवार को, हर मंगलवार को ही आता था। मंगल, ठीक है, वार के दिन आता था। ठीक है, ट्यूसडे के दिन, हर ट्यूसडे आता था ये अखबार। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पहले कौन थे इसके संपादक, ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के दौरान, अब देखिए दांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था फ्रेंड्स, आप लोगों के लीक्ड वाले पेपर में, तो हो सकता है अब इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, ठीक है, वह पत्रकार कौन थे? ठीक है, जिनको साबरमती आश्रम के अंदर में इन्होंने ठहराया था। तो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बन जाता है। ठीक है, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, ठीक है, किर्ली पेज, लुई फिशर। जल्दी बता देंगे आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए अगर हम लोग दांडी मार्च की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने दांडी मार्च के अंदर में? दांडी मार्च में ये याद रखना है 12th मार्च। ठीक है, 12th मार्च, ठीक है, 1930 को ये यात्रा स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, और ये यात्रा साबरमती आश्रम से कहां पर में गई थी? दांडी नाम की जगह पे। दांडी जो है गुजरात के अंदर में एक तटीय इलाका है, वहां पर में गांधी जी ने नमक उठाया और बोला कि देखो मैंने नमक बना लिया। एक्चुअली उस समय क्या था कि नमक बनाने के ऊपर में अंग्रेजों का एकाधिकार था कि केवल अंग्रेजी नमक बनाते थे। तो गांधी जी ने नमक उठाया और बोला लो बना लिया, अब जो तुमको मतलब करना है कर लो, अब आप समझ जाओ। ठीक है, क्या बोला होगा उन्होंने मतलब मन में। ठीक है, तो बोले मैंने बना लिया करके नमक। तो यहाँ पर में दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, 12 मार्च 1930 को। इसके जस्ट बाद गांधी जी ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने डिसोबे किया, अंग्रेजों को बोला कि भाई देखो, ठीक है, मैं तुम लोगों ने मेरे को बोला कि नमक मत बनाना, कानूनी तौर पर मैं आया हूं, मैंने नमक बना लिया, तुमको दो करना कर। ठीक है, प्यार से बोला, उन्होंने थोड़ी गए यहाँ पर में, कौन है यहाँ पर में अंग्रेज, चलो निकलो यहाँ से, मैं नमक बनाऊंगा करके गुंडागर्दी थोड़ी की, सिविल तरीके से गए, एकदम धोती कुर्ता पहन के। और ऐसा भी नहीं कि पूरा मॉब लेके गए कि 1000-2000 लोगों को लेके जाएंगे। क्वेश्चन आया आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, कितने लोगों को लेकर गए थे गांधी जी, ये बताइए। चलिए क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया ना आपसे, कितने लोग थे? जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग थे गांधी जी के साथ में? क्वेश्चन आया हुआ है, कितने लोगों ने देखा है? क्वेश्चन हाथ ऊपर कर देंगे। 78 लोगों को लेकर गए थे गांधी जी, मतलब सिविल तरीके से गांधी जी ने आंदोलन किया, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कौन थे गांधी जी के साथ में, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड। विदेशी पत्रकार तो वेब मिलर थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। लुई फिशर जो है ये गांधी जी के साथ में आपके जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उस समय में उनके साथ में थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में लुई फिशर। ठीक है, तो वेब मिलर गांधी जी के साथ में उन्होंने यात्रा भी की थी, दांडी मार्च उन्होंने किया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ हरिजन वॉज। हरिजन नाम का जो एक अखबार था उसकी स्थापना किसने की थी, ये बता दीजिए। देख सकते हो आप, उत्तराखंड यूटीएम में पूछा गया था और ये बिहार के कई सारे एग्जाम्स के अंदर में और भी पूछे जाने की संभावना है। अब कितने लोग चाहते? 3000। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है ना 11 मिनट के अंदर में, ठीक है, 11 मिनट 15 सेकंड के अंदर में 3000 क्रॉस कर दिए। और मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 मिनट के अंदर में आप लोग जो है 2000 क्रॉस कर दीजिए। आप लोगों ने 2200 लाइक क्रॉस कर दिए। अब मैं आप लोगों को इसका रिटर्न गिफ्ट तो जरूर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट अब आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट और आप लोगों को पक्का, आप लोगों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हरिजन नाम का जो अखबार था ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। हरिजन नाम की पत्रिका या फिर अखबार आप लोग जिसको कह सकते हो, गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यंग इंडिया, ठीक है, एक वीकली जनरल था यंग इंडिया, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये याद रखोगे आप लोग, महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया। लेकिन अगर आप लोगों से न्यू इंडिया पूछ लिया जाए तो किसने स्टार्ट किया था? न्यू इंडिया नाम का अखबार वो किया था तुम्हारी चाची की लड़की एनी बेजेंट ने। ठीक है, एनी बेजेंट, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, एनी बेजेंट ने। ठीक है, न्यू इंडिया, यंग इंडिया। गांधी जी यंग थे, गांधी जी बोलते यार भाई मैं तो बूढ़ा हुआ ही नहीं,
कौन मानता है अपने आप को बूढ़ा? हर कोई अपने आप को मानता है कि मैं तो अभी जवान हूँ, ठीक है। तो यंग इंडिया गांधी जी ने स्टार्ट किया था, नवजीवन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, हरिजन नाम का जो अखबार था वो भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ये अभी आपको फिलहाल के लिए याद रखना है, और भी है बट अभी मैं ये चाहता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि न्यूज में रहता है ये, इस पर एक मुकदमा भी चल रहा है नेशनल हेराल्ड के ऊपर में। ये स्टार्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हेराल्ड नाम का, नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार, ठीक है। मूक नायक, अब मुझे जल्दी बताओ कि मूक नायक वाला क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 1.0 के अंदर में एक स्टेटमेंट टाइप में पूछा था कि नहीं पूछा था? मूक नायक किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। बहिष्कृत भारत, ये भी उनके एक जो है फ्रेंड्स अखबार था, बहिष्कृत भारत। मूक नायक और बहिष्कृत भारत, वैसे तो बहुत सारी उनकी जो बुक्स है और उनके अखबार है उनके बारे में मैं एक सीरीज आप लोगों के लिए चला दूंगा पूरी की पूरी, ठीक है। राष्ट्र गोफ्तार वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। अब मैं जो आप लोगों को गिफ्ट की बात कर रहा था फ्रेंड्स, अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये इसको आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे, हर एक बच्चा। जो अब बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फ्री हिंदुस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री हिंदुस्तान किसने स्टार्ट किया था? फ्री हिंदुस्तान, हर कोई बच्चा इसको लिख लीजिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि दानिश सर बोल रहे हैं इस वजह से ले लेंगे, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं आप लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट निकाली है जो आपके बीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछी थी, ठीक है, वो वाली है। तो तारकनाथ दास ने इसको निकाला था, तारकनाथ दास ने, ठीक है। वैनकूवर के अंदर में इन्होंने इसको निकाला था फ्रेंड्स, कनाडा के अंदर में, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। ये हर कोई बच्चा याद रखेगा इस पेपर को, इस पर्टिकुलर इसको, ठीक है। एक है कॉमरेड, ठीक है, कॉमरेड नाम का एक इंग्लिश अखबार था, कॉमरेड, ठीक है। तो ये किसने निकाला था? तो मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये अलग है, ये मौलाना है, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। कॉमरेड नाम का इंग्लिश अखबार था, ये इंग्लिश भाषा का कॉमरेड नाम का अखबार, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स, एबीपी का नाम सुना है आप लोगों ने? अमृत बाजार पत्रिका, अक्सर पूछा जाता है। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नीचे में बैठ जाता हूँ, लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार, ठीक है। मुझे लगा ही था कि ऐसे कुछ होगा यहाँ पर में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हमारी रिवीजन रहेंगे। अमृत, ठीक है, बाजार पत्रिका, ठीक है, पत्रिका। तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है, घोष, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये तीन आप लोग याद रख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत काम आएगा। मैं और भी आप लोगों के लिए कुछ न्यूज़पेपर है जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से फ्रेंड्स, ठीक है। आप 15 मिनट के अंदर में आप लोगों ने 3500 के करीब लाइक यहाँ पर में जो है लाइव आप लोग जुड़ गए हो फ्रेंड्स। जल्दी से ऐसे ही सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको बताऊंगा। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सबसे पहले वो पार्टिसिपेट किया है कि मैं भी आऊं क्या, ठीक है, और आके बैठ गए यहाँ पर मैं, ठीक है, जो भी बोल रहे वो सुन रहे बराबर से, ठीक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा अटेंड किया गया पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? 1916 का, 1901 का, 1919 का, 1920 का, या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से आप लोग सभी लोग बताते जाएंगे यहाँ पर में आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1901 का, ठीक है। दिनशो वाचा उस समय जो है फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष थे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन के, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? दिनशो वाचा, दिनशो, ठीक है, दिनशो वाचा अध्यक्ष थे उस सेशन के, और गांधी जी जो है इस सेशन के अंदर में आए थे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में थे ना, वो तो 1915 में वापस आए। अरे तो 1915 में जाके वही थोड़ी रह गए थे, आते जाते रहते थे ना, ठीक है। अब थोड़ी ना ऐसा कि इंसान गया तो वही रह गया करके आया ही नहीं, यहाँ पर में आते जाते रहते थे। 1915 में परमानेंटली आ गए, अपना बक्सा सामान उमान ताला उला लगा के उधर से इधर वापस परमानेंट आ गए, ऐसी वाली बात थी वो, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर में पहले 5 क्वेश्चन देखे, और मैं अभी आपको जो है कुलदीप सर की तरफ में मैं जो है बैटल ट्रांसफर करूं, फिर मैं 5 क्वेश्चन के बाद में मैं वापस आऊंगा, और जो मैंने क्वेश्चन कराया उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से जो है क्विक 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है।
तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 65 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों के टीआरई के, टीआरई 1, टीआरई 2 और जो लीक्ड पेपर है आप लोगों का, वो सारे के सारे, और लीक्ड पेपर का जो है फ्रेंड्स आज से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज आप लोगों को भाषा जो लीक्ड हुई थी, भाषा जो लीक पेपर हुआ था उसके भाषा वाला पेपर आप लोगों को आज जो है फ्रेंड्स वो भी मिल जाने वाला है, और काफी सारे पेपर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग अवेल कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों ने, सिंपल सा टीचिंग परीक्षा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग, वहां पर में आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, या फिर फ्रेंड्स आप लोगों का नीचे में जो नंबर चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में कॉल कर लीजिए। अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, टीम आपको रिटर्न कॉल कर लेंगी। व्हाट्सएप भी आप कर दोगे तो भी चलेगा आप लोगों का, अदरवाइज आप ऐप पर जाकर सिंपली खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में सर के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो सर प्लीज अब सर आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स आगे में कंटिन्यू करेंगे, 5 क्वेश्चंस अगले। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए सॉरी थोड़ा माइक बंद था। तो देखिए आप सभी को पता है कि हमारी शुरुआत जो है वो माता और पिता से होती है। तो उसी तरह से जैसे कि मेरा ये आज पहला क्लास है यूट्यूब पे, तो मैं भी शुरुआत जो है साइंस के पिता से करने वाला हूँ। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, माने कि जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे। चलिए फास्ट, बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है, इतने सारी चीजें कवर करनी है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आए वो हमसे ना हो पाए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। एरिस्टोटल माने कि अरस्तु। कौन थे रे पप्पा, कौन थे बायोलॉजी के? वो थे अरस्तु। इनके बारे में अगर और देखा जाए तो आपको कुछ बातें और बतानी है। देखिए एरिस्टोटल माने कि अरस्तु जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अरस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अरस्तु ने जो काम किए हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका काम है लिखना हिस्टोरिया एनिमेलिया, और उसमें उन्होंने उस टाइम के जितने भी जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे उनके बारे में उन्होंने वहां पे डिस्क्राइब किए थे। तो इसी के वजह से जो हिस्टोरिया एनिमेलिया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। थोड़ा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कठिनाई तो आती रहती है ना, कठिनाइयों के आगे जाने के बाद ही सिकंदर बनते हैं कि नहीं बनते है ना। तो इसी तरह से सिकंदर बनना है सभी को। ठीक है, तो सभी ने तो लगभग आंसर कर दिया अरस्तु के बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, इसीलिए देखिए इन्होंने जो जीवों के ऊपर अध्ययन किया था उसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ साइंस भी बोला जाता है, माने कि विज्ञान के भी पिता है, बायोलॉजी के पिता है और जूलॉजी भी पिता है। माने कि एक इंसान भाई कितना काम करेगा, थकेगा कि नहीं थकने वाले। फादर ऑफ साइंस माने कि विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी माने कि जो विज्ञान के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी माने कि जो विज्ञान है उसका पिता। कौन थे वे? हमारे अरस्तु थे। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे थियोफैरेटस थे, ये ऑप्शन में थे हमारे थियोफैरेटस। जो थियोफैरेटस थे उन्होंने वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया था। किनके ऊपर? वनस्पतियों के ऊपर। उस जमाने में इनके जो आसपास एक जंगल था, उस जंगल में जाके उन्होंने लगभग 20 से 30 साल, कितने बोल रहा हूं भाई, 20 से 30 साल, 20 से, आवाज आ रही सभी को? ठीक है ना, 20 से 30 साल तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक हिस्टोरिया प्लेटारम, कौन सा? एक हिस्टोरिया प्लेटारम नाम का एक बुक लिखा था, और वहां पे उन्होंने लगभग 500 पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। कितने पेड़ों के बारे में? 500 पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान के पिता उन्हें बोला जाता है।
ठीक है। तो उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी में भी उन्होंने बहुत सारा इन्वेंशन, उनका खुद का जो प्रोत्साहन था वो वहां पे उनको दिखाया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? थियोफाइटस, जिसे हम फादर ऑफ बॉटनी बोलेंगे। उसके बाद फिर आए ये हमारे चार्ल्स डार्विन। कौन है हमारे? चार्ल्स डार्विन। इनका नाम आपने तो बहुत बार सुना होगा, क्योंकि मानव की उत्पत्ति जहां से हुई है, कहां से? बंदरों से हुई है। पर मानव का विकास कैसे हुआ, वहां पे एक थ्योरी का नाम था, एक सिद्धांत का नाम था, जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम था? नेचुरल सिलेक्शन, माने कि प्राकृतिक चयन। ये सिद्धांत जो जिन्होंने रखा था वो थे हमारे कौन? दादाजी चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अब सिलेक्शन माने क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई लोहार है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली अपना लोहार माने कि लोहा मार रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क करते करते उसके मसल्स बन जाएंगे ऐसे। मान लीजिए उसका बेटा हो गया, वो भी लोहा मार रहा है, इस तरह से कर रहा है, उसके भी मसल्स बन जाएंगे। माने कि क्या हो रहा है? पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करने के वजह से उनके जीन्स में वो मसल्स पावर जो है वो आ जाएगी। ये बोलता है नेचुरल सिलेक्शन। माने कि जिस तरह से आप काम करोगे उसी तरह से आपका जीन्स भी ढलने वाला है, आगे की पीढ़ी आपकी भी वैसी ही रहने वाली है। यही बोलता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल बहुत फेमस है, इसमें इस एग्जांपल जो बहुत फेमस है वो है इस जिराफ का। जिराफ का, ठीक है। जैसे कि जिराफ पहले के जमाने में उतनी लंबी उनकी गर्दन नहीं थी, पर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता उनका खाना कम पड़ने लगा, तो ऊपर की टहनियों के ऊपर जो खाना था, जो पत्तियां थी, उन्हें खाने के लिए जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी होगी, ऐसा बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है रे? नेचुरल सिलेक्शन का। ये क्लियर हो गया सभी को? सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक मोटिवेशनल कोट, ठीक है। तो जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, पर रोया नहीं करते। किसी तरह की मुश्किल आने दीजिए, आपको बस आपके मेहनत पर ध्यान देना है, मेहनत ही करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए। सभी लोग मुझे बताएंगे ये बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले इंसान कौन थे रे? सभी लोग कमेंट बॉक्स करेंगे, कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी ने लगभग सभी ने सही जवाब दे दिया है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? वैन लीवेनहुक। कौन है रे? वैन लीवेनहुक। और बाकी के लोगों के तो बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, वैन लीवेनहुक ने जो है वो सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। कब देखा था? उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। किन्होंने? वैन लीवेनहुक जी ने। सबसे पहला ही नहीं बोलूंगा, पर उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि इस तंबोरे जैसे दिखाई दे रहा है। वो गिटार होता है ना, शाहरुख खान मोहब्बत में बता देते हैं, ऐसे करके बता देते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह का ये माइक्रोस्कोप है। क्या है? माइक्रोस्कोप है। किन्होंने बनाया था? ये लीवेनहुक जी ने बनाया था। उन्होंने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाई की, बैक्टीरिया को देखा, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। मानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है रे? ये हमारे चाचा जी। नाम क्या है? एंटनी लीवेनहुक। क्लियर है सभी को? पक्का समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जहां पे यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात आ ही गई है, तो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, सभी लोग ध्यान देंगे। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। पर सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसी ने खोज के निकाला होगा तो वो थे ज़ाचारियस जॉनसन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ज़ाचारियस जॉनसन। ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 1590 में, कब रे? 1590 में सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। और एक
मजे की बात बताओ भाइयों, बोलते हैं कि इन्वेंशन करने वाला वैज्ञानिक ही हो, ये जरूरी नहीं है, बराबर है। जिसको जैसी जरूरत पड़ी वो इन्वेंशन कर ही लेता है। मजे की बात यह है कि ये झाचारियस जॉनसन नाम के जो व्यक्ति थे, ठीक है, ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे भाई, ये चश्मे बनाने वाले एक कारागिर थे। कौन थे? चश्मे बनाने वाले कारागिर थे। और देखिए इन्वेंशन किसने किया? जिससे हम पूरी की पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया देख पा रहे, जिससे कि हम सूक्ष्म जीव देख पा रहे, इन सभी को देखने का श्रेय किसको जाता है? झाचारियस जॉनसन को जाता है। सभी को क्लियर हो गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रॉबर्ट हुक के बारे में तो सभी को पता है, इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। ये पहले इंसान है जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। सेल माने कि जिसे बोलेंगे हम कोशिका को देखा था। और कौन सी कोशिका रे? डेड कोशिका, मरी हुई कोशिका को इन्होंने देखा था। वो मरी हुई कोशिका किसकी थी? वो थी कॉर्क स्लाइस। माने कि मैं बोलना चाह रहा हूं, जो पेड़ की जो ऊपरी छाल होती है ना, ऊपरी छाल होती है, उसको सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। किन्होंने? रॉबर्ट हुक। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। सेल माने की कोशिका, जो हम सब जीवों में होती है, जो कि हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसको देखने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे रे? हमारे कौन? रॉबर्ट हुक। इसीलिए सेल के बारे में स्टडी करने वाली जो साइंस है उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब जहां पे स्टडी किया जाता है किसके बारे में? सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। तो सभी लोग लिखेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। ये क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है नॉट क्या केमिकल चेंज कौन सी नहीं है। केमिकल चेंज कौन सी नहीं माने कि कौन सी रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, कौन सी रासायनिक परिवर्तन वाली प्रक्रिया नहीं है। ये सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे। बताइए सभी लोग बताएंगे मुझे कि दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जल्दी से, जल्दी। बहुत बढ़िया, चार्ट करते रहना है, क्योंकि आप चार्ट करोगे, कमेंट करोगे, तभी जाके तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। बराबर है? तो आपको बताना है यही कि केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। अब केमिकल चेंज की बात आई तो केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केमिकल चेंज माने ये होता है परमानेंट चेंज। क्या होता है? परमानेंट चेंज। किसी भी बॉडी के अंदर कोई चेंज होने के बाद वो परमानेंटली अगर चेंज हो जाती है तो उसे बोलेंगे हम केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप मैं बताऊं, जैसे कि कोयला है। क्या है? ये मान लीजिए कोयला है, ठीक है, ये क्या है? कोयला है। इस कोयले को अगर मैं जलाऊं, इस कोयले को अगर मैं नीचे से आग लगा दूं तो क्या हो जाएगा? इस कोयले की थोड़ी देर में राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। क्या मुझे आप बता सकते हो इस राख से क्या मैं फिर से कोयला बना पाऊंगा? क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप कोयले से राख तो बना सकते हैं, पर राख से कोयला बना सकते हैं क्या? नहीं। तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं, इस तरह के जो बदलाव होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से आप बताओगे। सभी ने तो आंसर कर दिया होगा। हाँ, बताइए जल्दी से, मुझे बताइए। कार्बोहाइड्रेट को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, माने कि जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे उनको आपने एनर्जी, माने कि एटीपी होता है, इस एटीपी में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्या एटीपी से फिर से ग्लूकोज बन सकता है? जी नहीं बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम,
ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? सभी लोग बताएंगे। क्या पानी से अगर आप भाप बना रहे हो तो भाप से पानी बना सकते हो क्या? भाप से पानी बना सकते हो क्या? जी हाँ, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे? जैसे कि ये कोई बर्तन है, ये बर्तन है, ये बर्तन से बर्तन को नीचे से आग लगा दी, आग लगाने से पानी की क्या हो जाएगी? भाप हो जाएगी। इसी भाप को कलेक्ट करके अगर मैं इसे कोल्ड करता हूं या ठंडा करता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा रे? यहाँ पे पानी मिल जाएगा ना। इसका अर्थ क्या है? ये केमिकल चेंज नहीं है। ये कौन सी चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा रे? कन्वर्टिंग वाटर इनटू द स्टीम, इट इज अ फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? ये है आपका फिजिकल चेंज, माने जिसे बोलेंगे हम भौतिक बदलाव या परिवर्तन बोलिए। सबको क्लियर हो गया है? क्वेश्चन का आंसर मिल गया है सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए केमिकल चेंज के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने लगा के रखे। जैसे भी कोई चीज आप जला रहे हो वो केमिकल चेंज में जाएगा, क्योंकि राख से आप फिर से कोई कोयला या लकड़ी नहीं बना सकते हो। कोई चीज अगर सड़ रही है, कोई चीज अगर रखे रखे सड़ रही है, सड़ने के बाद क्या सड़ी हुई चीज से फिर से आप वो चीज बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। माने कि रोटिंग हो गया। बाद में रस्टिंग, आयरन का रस्ट होना, उसके ऊपर जंग लगना, ये भी क्या है? ये भी केमिकल चेंज है। उसके बाद डाइजेशन, हम जो खाना खा रहे हैं जाके पच रहा है, उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, पोषक तत्व, मिनरल्स, वाटर सब कुछ सेपरेट हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे छोटी आंत के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? क्या उससे फिर से खाना बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हो, अगर पिघल रहे, जैसे कि अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, आपने आइसक्रीम ली, घर पे जाके खाऊंगा ऐसे सोचे, पर गर्मी के कारण पिघल गई, तो क्या वो पिघली हुई आइसक्रीम ऐसे पी लोगे लस्सी समझकर? नहीं ना। तो क्या करोगे? उसे फ्रिज में रखोगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर से वो बर्फ बन जाएगी और उसे खा सकते हो। माने कि ये फिजिकल चेंज है। बाद में श्रेडिंग, कागज को फाड़ फूड़ के आपने फेंक दिया, तो वो फटे हुए कागज से क्या फिर से पेपर बन सकता है? बन सकता है। आपको ये सोचना नहीं है कि वो चिपकाना है, वो चिपकाना है क्या? नहीं, उसे फिर से इंडस्ट्री में भेजेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस की जाएंगी, फिर से कागज बन जाएगा। मेल्टिंग अभी हमने देखा। बाद में चॉपिंग, माने कि लकड़े को आप काट रहे हो, काटने के बाद उसका सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पर हर एक टुकड़ा लकड़ा ही तो है, मतलब वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्लियर है? समझ में आ गया है? ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कर देंगे। आपको बताना है कि क्विक सिल्वर मतलब क्या होता है। क्विक सिल्वर मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। क्विक सिल्वर मतलब क्या होता है? क्विक, अगर आप क्या बोलते हैं, सुपर हीरो की अगर मूवीज देख रहे हो तो वहां पे क्विक सिल्वर का एक इंसान है वहां पे, यानी वो इतना फास्ट दौड़ता है कि नजर भी नहीं रुकती है। ठीक है, उसे क्विक सिल्वर से जाना जाता है। तो हमारी दुनिया में, साइंस की दुनिया में क्विक सिल्वर किसे बोला जाता है? बहुत बढ़िया, जल्दी कमेंट कीजिए, मुझे पता चलना चाहिए कि सभी को आता है कि नहीं आता है। आता है, बहुत बढ़िया आता है। तो सभी ने उत्तर दे दिया मर्क्यूरी, और सभी को कांग्रेचुलेशन, आप क्विक सिल्वर की बैच में आ गए हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बाद में रहा सिल्वर की बात। सिल्वर तो पता है आप, इसे मेटल है, ये एक सिंपल सा क्या है? मेटल है। और कैसा मेटल है जी? एक ऐसा मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी, माने कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, माने कि खुद में से जो विद्युत है वो ले जाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। किसमें रे? सिल्वर में। जस्ते के बारे में आपको सबको पता है। जो जस्ता माने कि जिंक होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
कैसे होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के काम आता है। रेजिस्टेंस पावर माने कि जो प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है हमारी, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बढ़ाने के लिए ये जिंक। अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोल रहा था कि कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ और जिंक खाओ। क्या बोल रहे थे? जिंक खाओ। क्यों जिंक खाओ? क्योंकि जिंक खाने से हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इसी की वजह से जिंक एक और जगह पे काम आता है। कोई बता सकता है जिंक और कहां पे काम आता है? कौन सा रंग है? जिंक कहां पे आता है बताओ? कहां पे काम आता है? बढ़ा देना। जिंक कहां पे काम आता है? जिंक और एक जगह पे काम आता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहां पे आयरन के ऊपर जिंक की परत लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? ताकि आयरन को कोरोजन माने कि जो रस्ट है वो ना लगे। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है।